हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है, हमारी वीडियो पटवारी, लेखपाल और बंदरोगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हमारे ऑनलाइन प्रयास में चल रहा है। इसी सीरीज़ में उत्तराखंड एक परिचय में कल हम लोगों ने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आप जाके उत्तराखंड का एक बेसिक लेक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक। जिसमें हम लोगों ने राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य चिन्ह और इसकी बात करिए, इसकी स्थापना, ठीक। और आज जो है उत्तराखंड का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शासन और प्रशासन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये उत्तराखंड का दूसरा लेक्चर है। ये उत्तराखंड एक परिचय करके हम लोगों ने सीरीज़ यहाँ पे चलाई हुई है। तो आज के टॉपिक में हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक। और ऑनलाइन प्रयास के साथ आप जुड़े रहिए। उत्तराखंड आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक आपको मिलेगा। फ्राइडे, सैटरडे आपको हिंदी मिलेगा, ठीक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो शासन और प्रशासन, ठीक हो गया। तो राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक प्रणाली उत्तराखंड राज्य के शासन प्रशासन में सम्मिलित है, ठीक। देश के अन्य राज्यों की भांति इसका भी शासन प्रशासन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है, ठीक हो गया। उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, देश के अन्य राज्यों के शासन प्रशासन की भांति संविधान के भाग 6, ठीक हो गया, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक, ठीक हो गया, संविधान के भाग 6 के अनुरूप संचालित होता है। अनुच्छेद 152 से 237 तक रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पे समराइज हम लोग नोट्स लेकर आए हैं। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि राज्य में जो शासन प्रशासन की प्रणाली है वो संसदात्मक है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने लिखा है संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। तो हम लोग पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधानमंडल और न्यायपालिका पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें लिखे हैं कि कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका शासन और प्रशासन की व्यवस्था से पूर्व, जब उत्तराखंड या भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब क्या प्रणाली चलती थी, उसका हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग नज़र डाल रहे हैं। तो पहला टॉपिक है कि गोरखाओं को पराजित करके, ठीक हो गया, गोरखाओं को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा से पश्चिम के क्षेत्र में, ठीक हो गया, अलकनंदा से पश्चिम के क्षेत्र टिहरी रियासत को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया, ठीक हो गया। अलकनंदा नदी से पश्चिम के क्षेत्र को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जो टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता है, ठीक। और अलकनंदा के पूर्व के क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल को अपने अधिकार में लेकर कुमाऊं कमिश्नरी का अंग बना लिया, ठीक। जब देहरादून, चकराता आदि क्षेत्रों को जबकि देहरादून, चकराता आदि क्षेत्रों को सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया, ठीक हो गया। हम लोगों ने पढ़ा कि अलकनंदा से पश्चिमी क्षेत्र टिहरी रियासत के नाम से जाना गया और टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को यह सौंप दिया गया। और अलकनंदा से पूर्व के क्षेत्र को ब्रिटिश गढ़वाल अलकनंदा से पूर्व के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर कुमाऊं कमिश्नरी का अंग बना लिया गया, ठीक हो गया। और देहरादून और चकराता आदि क्षेत्रों को सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक हो गया। क्योंकि उत्तराखंड की जो स्थापना है 9 नवंबर 2000 को हुई है, तो उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न भाग हुआ करता था। तो देखिए, अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित था, ठीक हो गया। जो उत्तराखंड केवल 2 राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में गठित था, पहला कुमाऊं कमिश्नरी और दूसरा क्या, टिहरी रियासत, ठीक। देखिए, अगला पॉइंट है कि 1839 से 1840 के बीच में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर 1839 और 40 से पूर्व ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वो श्रीनगर में था, ठीक हो गया। 1839 से 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया। कहाँ लाया गया? पौड़ी लाया गया। और 1840 में पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया। अब देखिए, पौड़ी गढ़वाल नामक जिले का गठन कब किया गया? तो 1840 में किया गया,
ठीक हो गया। और 1839 से 1840 के बीच में जो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय हुआ करता था वो श्रीनगर में हुआ करता था। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और तो बेसिक सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब क्या किया, 1839 से 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया 1840 में। देखिए अगला पॉइंट है कि 1854 और 55 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में लाया गया। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय लाया गया वो नैनीताल में लाया गया, ठीक। और 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया। पहले क्या था, देखिए पहले मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको कि देहरादून, चकराता आदि क्षेत्रों को सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया गया था। अब क्या हो गया, अब 1854 से 1855 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल लाया गया और 1871 में, इसके बाद 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल में शामिल किया गया, ठीक हो गया। और 1891 में 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिलों का गठन किया गया। एक अल्मोड़ा जिला और एक नैनीताल जिला, दो जिले 1891 तक 1891 में, ठीक। और स्वतंत्रता के बाद, ठीक हो गया, स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 के पूर्व तक, ठीक, कुमाऊं मंडल में केवल 3, ठीक हो गया, स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 के पूर्व तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 पौड़ी, ठीक, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले सम्मिलित थे, ठीक हो गया। 1 अगस्त 1949 के पूर्व तक, ठीक। अब 1 अगस्त 1949, ठीक, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत संघ में विलय के बाद इसको कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। अब टिहरी रियासत, ठीक हो गया, भारत संघ में विलय हो गई, भारत संघ में शामिल हो गई, ठीक। इसके बाद टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। तो 1 अगस्त 1949 से पहले कितने जिले थे, 3 जिले, पौड़ी जिला, अल्मोड़ा जिला और नैनीताल जिला। अब एक टिहरी रियासत जुड़ के टिहरी जिला बन गया, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, 1960 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से चमोली और अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ नामक नए जिले बनाए गए। 1960 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से चमोली और अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ नामक जिले बनाए गए। आगे देखिएगा, 1960 में पिथौरागढ़ जिले का गठन भी हुआ है, अल्मोड़ा से ये अलग हुआ था, ठीक। 1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर पौड़ी में मंडल मुख्यालय बनाया गया। 1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर पौड़ी में मंडल मुख्यालय बनाया गया और टिहरी, पौड़ी, चमोली व उत्तरकाशी को कुमाऊं मंडल से निकालकर इसके अधीन रखा गया। गढ़वाल मंडल, देखिए 1969 में गढ़वाल मंडल गठित हुआ था, ठीक हो गया। अब पौड़ी में इसका मुख्यालय बनाया गया, ठीक। और टिहरी, पौड़ी, चमोली व उत्तरकाशी 4 जिलों को कुमाऊं मंडल से निकालकर इसके अधीन, मतलब गढ़वाल मंडल के अधीन रखा गया, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को कुमाऊं मंडल के अधीन रहने दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटा दिया, ठीक हो गया। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। तो देखिएगा, उधम सिंह नगर, ऐसे ही फिर उधम सिंह नगर जिला बना। तो उधम सिंह नगर जिला 30 सितंबर 1995 को बना, ठीक हो गया। और चंपावत और बागेश्वर जो है 15 सितंबर 1997 को बने और रुद्रप्रयाग जो है वो 16 सितंबर 1900 का बना, 97 को बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला टॉपिक है कार्यपालिका, ठीक। अब कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, किन किन मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। कार्यपालिका के अंदर कार्यपालिका के भाग हैं, ठीक, कार्यपालिका के ही भाग हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता,
ठीक, तो देखिए अब पहला टॉपिक है क्या, राज्यपाल, फिर क्या पढ़ेंगे हम, मंत्रिपरिषद, फिर क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, फिर सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिएगा राज्यपाल, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, और 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। ठीक, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और अनुच्छेद 153 के अनुसार, ठीक हो गया, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए, राज्यपाल होगा। ठीक, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है, जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, वैसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ठीक, तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रमुख है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो अब देखिएगा, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, और राज्य के समस्त कार्य जो होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक, देखिए पहला तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा राज्यपाल, दूसरा क्या, मंत्रिपरिषद। ठीक, देखिए मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 163 के अनुसार, अनुच्छेद 1963 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए, और राज्यपाल उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है उनको चलाने के लिए या उनमें सहायता, राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, कितना, अनुच्छेद 163 के अनुसार, जिसका प्रधान जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक, राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक, राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक हो गया, अच्छा सॉरी, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर, ठीक हो गया, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ठीक हो गया, अच्छा अनुच्छेद 164, ठीक, अनुच्छेद 164 जो कहता है वो संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार, ठीक हो गया, जो ये वाला स्टेटमेंट राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्त करेगा, ये किस में आता है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया, संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक हो गया, संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, और मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जैसे राज्यपाल क्या थे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते थे, तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना क्या करेंगे, पद धारण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र जो होता है वो प्रशासनिक होता है, विधायनी होता है, और क्या होता है, वित्तीय होता है। ठीक हो गया, प्रशासनिक होता है, विधायनी होता है, और क्या होता है, वित्तीय होता है। ठीक हो गया, देखिए राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य यही मंत्रिपरिषद करती है। कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है, राज्यपाल है, पर राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य मंत्रिपरिषद करती है, और मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी कौन है, तो मंत्रिपरिषद है। ठीक हो गया, यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है, यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। अब देखिएगा, ये वह कड़ी है, मंत्रिपरिषद एक ऐसी कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। किससे, व्यवस्थापिका से। देखिए क्या लिखा है इसने कि कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से जो जोड़ती है वो कौन है, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। अब अगला टॉपिक कौन सा आएगा, मुख्यमंत्री, फिर सचिवालय। ठीक है, तो देखिएगा
मुख्यमंत्री जो हैं वो अनुच्छेद कितने में आते हैं? 164 में। अच्छा, मुख्य राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है, राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक, इसे राज्य शासन का कप्तान भी कहा जाता है। राज्य शासन का कप्तान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जा सकता है। जैसे देश में प्रधानमंत्री के पास पावर हैं और प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, वैसे स्टेट के अंदर, ठीक हो गया, स्टेट के अंदर, राज्यों के अंतर्गत कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से मुख्यमंत्री को क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। अच्छा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे और पुष्कर सिंह धामी जी निवर्तमान उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक हो गया, ये 12वें मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं? 3 टॉपिक, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और क्या? मुख्यमंत्री। कल जो हम पढ़ेंगे वो सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। जो ये सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पटवारी के सिलेबस को लेकर पढ़ रहे हैं। तो सचिवालय और कार्यकारी विभाग का एक विस्तृत हम लोग लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल उत्तराखंड के एक परिचय के नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन प्रयास के साथ जुड़े रहिए उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। थैंक यू।